हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का संघीय कार्यपालिका का जो चैप्टर कर रहे थे, अध्याय संख्या 5, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, संघीय कार्यपालिका के अंदर हमने पढ़ा था भी, जो भारत के अंदर जो कार्यपालिका पढ़ते हैं उसके अंदर आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री विषय पढ़ोगे। उसके अंदर हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल थे, वो आपको बता चुके हैं। आर्टिकल 52 से हमने शुरू किया था, 52 से हमने शुरू किया था। उसके बाद हमने उसकी जो शक्तियाँ थी, जो सामान्यकालीन और आपातकालीन, उन शक्तियों को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो जो नॉर्मल देश चलता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी या किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होती है। एक मान लो युद्ध या कोई भारी आक्रमण की स्थिति हो, या कोई देश के अंदर कोई दंगे होने की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ हैं, इस चीज़ को हम कर चुके हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है प्रधानमंत्री। ये टॉपिक आपका, आप पढ़ोगे प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य। देखो, प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। तब एक तो आपको बता देता हूँ, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो, अगर हम बात करें शक्तिशाली पदों में, तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो पोस्ट है वर्तमान में, वो प्रधानमंत्री की है। वो भी प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है, उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, उसके कार्यशैली पर डिपेंड करता है। और जो बहुमत दल का सदस्य होता है, इसका मतलब जिस दल को बहुमत मिलता है उस पर डिपेंड करता है। देखो, अगर बहुमत न मिले, मिली जुली सरकार मिले, बने, ऐसी स्थिति में तो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वो डाउन हो जाती है, यानी इतना वो मजबूत नहीं रहता। अगर बहुमत अच्छा हो उसके पास, और साथ में उसका व्यक्तित्व, उसकी कार्यशैली उच्च हो, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास बहुमत था, उनका व्यक्तित्व, जो उनका कार्यशैली थी वो अलग अच्छी उच्च प्रकार की थी। हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। हम बात करते हैं वर्तमान जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, ये वो प्रधानमंत्री थे, बहुत ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में मजबूत है, इसका रीजन यही है क्योंकि उनको बहुमत प्राप्त है, उनकी कार्यशैली है, उनका व्यक्तित्व है, वो उच्च स्तर का है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके बारे में कहते हैं सबसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री थे वो। अगर हम बात करें, जैसे हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी थे प्रधानमंत्री, ठीक है, वो थोड़े कमजोर थे, कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं वो, देवगौड़ा और गुजराल। इसका रीजन ये है क्योंकि उनके पास एक तो बहुमत नहीं था, उनकी सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी। इसी कारण उनकी जो सरकार चली थी वो लगभग साल साल तक चली थी, यानी पूरे 5 साल तक उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। देखो, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति की सबसे पहले, लेकिन स्थिति की बात करने से पहले हम पढ़ लेते हैं, तो प्रधानमंत्री तक पहले पहुंच तो जाए ना, उसके बाद उसकी स्थिति की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री क्या करता है, ठीक है, कैसे शक्तिशाली होता है, किस प्रकार उनके कार्य होते हैं, किस प्रकार वो शक्तियों का यूज करता है। देखो, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री थे, हमने पढ़ा था आर्टिकल 53, एक आपने पढ़ा था आर्टिकल 74। देखो, हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में क्या पढ़ा था आपने, क्योंकि हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में इस चीज को कर चुके हैं। ये आर्टिकल 53 क्या होता है, आर्टिकल 74 क्या होता है। देखो, आर्टिकल 53 आपको ये कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका शक्ति, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इस चीज को पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 52, उसके तहत कहा गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, यानी एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है उस राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी, और उस कार्यपालिका शक्ति का या तो वो स्वयं प्रयोग करेगा, या उसके जो अधिकारी है उससे प्रयोग करवाएगा वो। यानी शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, या तो वो खुद क्या करेगा, उसका प्रयोग करेगा, उसका यूज करेगा, या वो क्या करेगा, अपने अधिकारियों से उन शक्तियों का प्रयोग करवाएगा। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 53 में लिखा गया, अनुच्छेद 53 में लिखा गया भी, जो कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट है वो राष्ट्रपति के पास होगी। तो इसी कारण देखो, आर्टिकल 53 यानी संविधान में लिखा गया है, और इसी कारण मैंने आपको यही बताया था, तो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, संवैधानिक अध्यक्ष। ये नाम मात्र का होता है, यानी संविधान के अनुसार टोटल पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, वास्तविक नहीं होती। ठीक है, और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है, जो वास्तविक अध्यक्ष, वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ये बात ध्यान रखना आप। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन मॉडल को अपनाया गया है, यानी ब्रिटिश मॉडल को हमारे यहाँ पर अपनाया गया है। और ब्रिटिश मॉडल में आप देखते हो, ब्रिटेन में जो सम्राट है, राजा है, वो नाम मात्र का है,
और यानी वास्तविक नहीं है या वो संवैधानिक अध्यक्ष है। उसके बाद जो वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो वास्तविक जो कार्यपालिका या वास्तविक अध्यक्ष है जो वहाँ का प्रधानमंत्री है। उसी मॉडल को हमने अपना लिया, यानी ब्रिटिश मॉडल को, ब्रिटिश की जो कार्यशैली है उसको भारत में भी अपना लिया गया। इसी कारण यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष है, यानी वो वास्तविक नहीं है बल्कि वो मान सम्मान का पद है, मान सम्मान का पद है। ठीक है, ये गौरवपूर्ण पद रखा गया है, गौरवपूर्ण पद है। ये खुद काम नहीं करता बल्कि वास्तविक जो अध्यक्ष होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो काम करती है। तो इसके कारण संविधान की ओर से तो टोटल पावर राष्ट्रपति के पास है, यानी कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में नहीं होगी, वो स्वयं उसका प्रयोग करेगा या अपने अधिकारियों से उसका प्रयोग करवाएगा। ये तो आर्टिकल 53 में लिखा है। 74 में क्या लिखा है, देखो आर्टिकल 74 में हमने पढ़ा था, ये हमारा किया हुआ है, आर्टिकल 74 भी किया हुआ है। ये कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, या आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग हम आर्टिकल 53 की तरह ही इसकी परिभाषा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष, मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, के परामर्श से करेगा। ये बात का आर्टिकल 74 में लिखी गई है। तो जो राष्ट्रपति है वो अपनी कार्यपालिका, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग जो संविधान ने उनको प्रदान की गई है आर्टिकल 53 के तहत, तो संविधान ने राष्ट्रपति को शक्ति दी है, उसका प्रयोग राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, किसके परामर्श से करेगा, मंत्री परिषद व उसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है उसके परामर्श से करेगा। देखो आर्टिकल 53 कहता है टोटल शक्ति उसके पास होगी, लेकिन 74 उसकी शक्ति छीन लेता है, यानी वो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य भी है। एक बात ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति है वो जो ये सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके मंत्री परिषद के द्वारा, इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, यानी उसको उसकी सलाह से ही काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ही है। इसका मतलब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी है उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य है, उसके लिए वो मना नहीं कर सकता। हाँ, एक बार मना कर सकता है वो, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी थे ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने क्या किया, उसने राष्ट्रपति के लिए एक ही बार मतलब मना नहीं कर सकता, वो सीधा कह दिया भी अगर सीधी सलाह जाएगी तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। लेकिन वो राजी शाही आगे उन्होंने संशोधन करके क्या किया, एक बार उसको बोल दिया भी एक बार वो मना कर सकता है। इंदिरा गांधी ने तो वही अधिकार छीन लिया उससे, राष्ट्रपति से भी, वो एक बार भी मना नहीं कर सकता। उसके जैसे ही उसके पास सलाह जाएगी उसके बाद परामर्श जाएगा, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लेकिन बाद में उसमें संशोधन हो गया भी एक बार राष्ट्रपति मना कर सकता है, साधारण जो कानून होता है उसके अंदर एक बार वो मना कर सकता है, एक बार उसको वापस लौटा सकता है। ठीक है, दूसरी बार अगर उसके पास वो परामर्श आता है या जो सलाह आती है उसको वो नहीं लौटा सकता, उसको वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रपति स्वयं काम नहीं करता, राष्ट्रपति सिर्फ जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने सलाह दी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया जो प्रधानमंत्री की स्थिति है वो डिपेंड करती है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर। प्रधानमंत्री की स्थिति डिपेंड किस पर करती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम। प्रधानमंत्री की स्थिति डिपेंड करती है उसके व्यक्तित्व पर, उसकी कार्यशैली पर। प्लस हम कह सकते हैं कि जो दल है, राजनीतिक पार्टी है, उसको बहुमत मिला या नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत पर डिपेंड करती है, स्पष्ट बहुमत पर हम बात करते हैं। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है, जब तक सरकार के पास बहुमत नहीं होता तब तक सरकार नहीं चल सकती, यानी सरकार बढ़ा ही नहीं सकते हम। यदि बीच के अंदर भी मान लेते हैं, हमने पढ़ा था भी लोकसभा होती है वो अस्थायी सदन होता है, अगर देखो कार्यकाल 5 साल का होता है, अगर बीच के अंदर उसके बाद बहुमत खत्म हो जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, यानी बिना बहुमत के सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये स्पष्ट रूप से डिपेंड कर अपने जो प्रणाली है उस पर है।
उस पर दायित्व भी बिना बहुमत के हम सरकार चला ही नहीं सकते। ये संसदीय जो तंत्र होता है उसकी विशेषता है। अगर उसको स्पष्ट बहुमत मिलता है, इसका मतलब एक ही दल की सरकार बनती है, एक ही दल की सरकार बनती है, क्योंकि एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो इस दल का बहुमत दल का जो प्रधानमंत्री होगा, ध्यान रखना, वो शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको निर्णय लेने में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी की दल की सरकार है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना, वो बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल को बहुमत मिला है उसकी सरकार बनती है, और उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। अब वो शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि अब उसके किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके खुद की दल की सरकार है, उसके खुद के दल के व्यक्ति है। दूसरी स्थिति जब स्पष्ट होती है, जैसे अपने बात करते हैं, इसके अंदर बताया था, जैसे अपने पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, ये कौन से प्रधानमंत्री थे? ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे किसी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में सरकार जो बनती है वो गठबंधन की सरकार बनती है। किसकी? गठबंधन की सरकार। देखो, आपका एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, गठबंधन की राजनीति। ये आगे हम जब भी ये आज लेसन आपका एक है उसके अंदर करेंगे कि गठबंधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, ये टोटल पढ़ेंगे आगे हम। यहाँ पर तो आपको ये पढ़ना है कि गठबंधन की सरकार बनती है, इसका मतलब मिली जुली सरकार होती है। मिली जुली सरकार का क्या अर्थ है? कि एक पार्टी की सरकार नहीं होती है, बल्कि एक से ज्यादा अधिक पार्टियों की सरकार होती है। क्योंकि एक पार्टी को तो बहुमत ही नहीं मिला, एक को बहुमत नहीं मिला, तो एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? समझौता करते हैं, गठबंधन करते हैं, और गठबंधन यानी कर कर एक सरकार बनाते हैं, मिली जुली सरकार का निर्माण करते हैं। क्योंकि बहुमत तो पूरा करना होता है ना। एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वो दो तीन पार्टियों को सीटों को और मिला लेता है, तो उसके बाद बहुमत पूरा हो जाता है, और बहुमत पूरा होती है वो क्या कर देता है? अपनी सरकार का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री होता है वो कमजोर होता है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री को सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ता है, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर मान लो वो ऐसा निर्णय लेता है और किसी दूसरी पार्टी से नहीं पूछता, यानी मिलीजुली सरकार है, खुद ही निर्णय ले लेता है, दूसरी पार्टी से वो चर्चा या वाद विचार नहीं करता, ऐसी स्थिति में पार्टी नाराज हो जाएगी और वो वहां उसके गठबंधन से निकल जाएगी, बात समझौता तोड़ देगी। अगर वो बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा? सरकार के पास बहुमत कम हो जाएगा और फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी कारण क्या होता है, वो अकेला निर्णय नहीं ले सकता, सभी पार्टी से पूछेगा, तो वो थोड़ी कमजोर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, देवगौड़ा जी थे, और जो गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये जो प्रधानमंत्री थे, कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री थे वो जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं, यानी उनके पास बहुत ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री थे, वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी उनको। ये वो प्रधानमंत्री थे जो एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं। भारत की जो प्रधानमंत्री की स्थिति पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हम प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी कमजोर कब होती है और मजबूत कब होती है, यानी शक्तिशाली कौन सी स्थिति में होती है। उसके बाद हमने आर्टिकल 53 भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आर्टिकल 54 भी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखो, प्रधानमंत्री की अगर स्थिति की बात करें हम, तो क्या स्थिति है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री का काम होता है मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्री परिषद का निर्माण करना। ये प्रधान, देखो हमने पढ़ा था, इस बहुमत दल, जो बहुमत दल होता है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन करता है? ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
राष्ट्रपति। यहाँ पर भी राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। देखो ये शक्ति राष्ट्रपति की है, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन वो बाध्य है। कौन से प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा? जो जिस दल को बहुमत मिलता है। इसका मतलब स्वतंत्रता कहाँ है? जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी को नियुक्त करेगा। ये कहता है आपके आर्टिकल 75, ध्यान रखना। आर्टिकल 74 में क्या पढ़ा? आपके याद हो जाएगा, आपने पढ़ा भी, राष्ट्रपति को परामर्श देगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद परामर्श देंगे तो उनकी नियुक्ति भी होगी, और जो उनकी नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 76 के तहत होती है। ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके तहत होती है? जो अनुच्छेद 76 के तहत, उसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। देखो मंत्री परिषद निर्माण की पहली प्रक्रिया, सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, जिस दल को बहुमत मिलता है। अगर हम बात करें किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, यानी कोई दल ऐसा जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में जिसके दल के पास ज्यादा सीटें हैं, जिस दल के पास ज्यादा सीटें हैं, उस दल को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति उसको एक निश्चित समय सीमा प्रदान कर देता है कि 10 दिनों में, 20 दिनों में, महीने के अंदर आपको बहुमत साबित करना है। अगर बहुमत साबित हो जाता है लोकसभा में, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी सरकार चला सकते हो। यदि बहुमत साबित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसको वापस क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए हम बात करते हैं, मान लेते हैं 101 बहुमत की आवश्यकता हो। वैसे हम अपने आधार पर एक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी दल को सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए। एक दल को 99 सीटें मिल गई, एक दल को 78 मिल गई, एक दल को 70 मिल गई। अब ऐसी स्थिति में तीनों ही दलों को क्या, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, इसका मतलब सरकार स्पष्ट तो कोई बना ही नहीं सकता। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति जिस दल के पास ज्यादा सीटें हैं उसको सरकार बनाने का ऑफर देता है, भी तुम आओ और सरकार बनाओ, और उनको एक टाइम देता है, जैसे 1 माह का टाइम दे दिया, अभी 1 माह के अंदर आप अपनी सीटें पूरी कर लो। इसका मतलब बहुमत पूरे कर लो। अगर 1 माह के अंदर आप अपना बहुमत यानी 2 सीटें और जोड़ लेते हो, या चाहे कोई निर्दलीय है, चाहे कोई अन्य पार्टी को मिलाया जाता है, क्षेत्रीय पार्टी को मिलाया जाता है, वो उनका ऑप्शन है। या आप 101 सीटें पूरी कर लो 1 महीने के अंदर अंदर। अगर पूरी होती है तो आप अपनी सरकार रेगुलर रखो, अगर नहीं होती तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब वो सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बहुमत मिल जाता है ऐसी स्थिति में तो उसके नेता को प्रधानमंत्री बना देता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ऑप्शन हो जाता है, तो कुछ अधिकार मिल जाते हैं, राष्ट्रपति उसको पावन कर सकता है। या आप ऐसे करो, पहले बहुमत साबित करो, फिर सरकार बनाने के बाद आप 1 माह के अंदर, 10 माह के अंदर, ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है, तो वो कितने 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर कितने दिनों का उसको टाइम देता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास थोड़ी सी शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर तो कोई शक्ति नहीं है, यहाँ पर तो सीधा बहुमत दल मिला है, तो बहुमत है उस दल को के नेता को प्रधानमंत्री बना देगा, उसकी सरकार बना देगा, उनको नियुक्त कर देगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। ठीक है, तो पहला तो काम होता है आर्टिकल 76 के तहत क्या होता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करना राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा काम होता है मंत्री परिषद का निर्माण करना, और मंत्री परिषद का जो निर्माण किया जाता है, मंत्रियों को जो नियुक्त किया जाता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना, ये भी आर्टिकल 76 के तहत है। यानी मंत्रियों को और जो प्रधानमंत्री है उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बात तो आप फिक्स ध्यान रखना, क्योंकि आपके ये एग्जाम में आ सकते हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक है, इनको नियुक्त करने की प्रक्रिया होती है, या नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात करें, देखो मंत्री परिषद को भी नियुक्त कौन करता है? मंत्री परिषद को भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, मंत्रियों को। लेकिन इनको नियुक्त करने की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, वो कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। इसका मतलब मेन पावर तो प्रधानमंत्री के पास हुई। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें इतने व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, जैसे 78 या 80 व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, उनके सबके नाम को क्या करेगा? एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट को क्या कर देगा? राष्ट्रपति तक पहुंचा देगा। इन लोगों को हमें मंत्री बनाना है, और इनको आप क्या कर दो? नियुक्त कर दो। यानी शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास हुई, प्रधानमंत्री ने लिस्ट दी है, और उस लिस्ट के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या कर देता है? आगे नियुक्त कर देता है। देखो नियुक्त करके राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन नाम तो प्रधानमंत्री रहता है। प्रधानमंत्री चाहेगा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा। ये तो प्रधानमंत्री की शक्ति, उसकी अधिकार, उसके खुद पे विवेक पर डिपेंड करता है, वो किसको मंत्री बनाना चाहता है। ठीक है,
तो नियुक्त तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी लिस्ट कौन देता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री अपना एक परिवार तैयार करता है, इसका मतलब एक अपनी सरकार तैयार करने के लिए मंत्रियों को तैयार करता है, ताकि वो एक बढ़िया तरीके से सरकार चल सके। इसलिए वो एक अच्छे अच्छे मंत्रियों को, जो ईमानदार होते हैं, कार्यशैली में उच्च होते हैं, जिनका व्यक्तित्व उच्च होता है, उनके नाम वो लिखता है, एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचा देता है, और राष्ट्रपति उनको आगे क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ठीक है। और राष्ट्रपति उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है, ये भी ध्यान रखना। मंत्री की दो प्रकार की शपथ होती है, एक तो अपने पद की शपथ होती है, भी अपने पोस्ट की होती है, मंत्री के रूप में होती है। दूसरी होती है वो गुप्तता की होती है, जो भी मंत्री परिषद में निर्णय लिया जाएगा वो गुप्त रखेंगे। ठीक है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लेगी ना सरकार, उसको गुप्त रखा जाएगा, आगे किसी को बताया नहीं जाएगा। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मंत्री की शपथ लेते हैं तो आप ध्यान रखना दो प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो अपने पद की, अपने मंत्री के पद की शपथ लेते हैं, ये हम जो मंत्री के पद की जो पालना करेंगे, उनके जो अधिकारों की पालना करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, संविधान का अतिक्रमण नहीं करेंगे, संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दूसरी बात गुप्तता की होती है, यानी रहस्य की होती है, भी जो भी निर्णय लिया जाएगा मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेगी उसको हम गुप्त रखेंगे, यानी आगे उसको लीक नहीं करेंगे। ठीक है। यानी दो प्रकार की शपथ होती है मंत्री की, और इनको शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद यानी इसका मतलब मंत्री परिषद में निर्माण का जो सबसे बड़ा रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री का ही तो होता है। नहीं, प्रधानमंत्री जो लिस्ट देगा उसी को तो राष्ट्रपति आगे क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ये आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो मंत्री परिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की स्थिति सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके निर्माण में प्रधानमंत्री चाहता है, वही तो लिस्ट राष्ट्रपति तक पहुंचती है। दूसरी आपके जो पहला तो हो गया, जो मंत्री परिषद का निर्माण करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, आपका जो टॉपिक आता है वो आगे नेक्स्ट आता है बुक के अंदर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को भी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 76 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसको करता है? जिस दल को बहुमत मिलता है, और जो जिस दल को बहुमत मिलता है उसी के नेता को क्या कर देता है? वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति बनाता है, आर्टिकल 76 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ते हैं। तीसरा आता है मंत्री परिषदों की या मंत्री परिषद की नियुक्ति व विभागों का बंटवारा। देखो, इस चीज को प्रधानमंत्री नियुक्ति, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनकी जो लिस्ट, उसके नाम की जो सूची, नाम की सूची यानी किसको मंत्री बनाना है, वो कौन क्या करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तो लास्ट में साइन ही करता है। जैसे मान लो उसने 10 नाम की लिस्ट राष्ट्रपति तक पहुंचा दी, राष्ट्रपति ने क्या किया? साइन कर दिया। इसका मतलब नियुक्ति का नाम तो होता है राष्ट्रपति का, आर्टिकल 75 ही इसके अंदर भी होता है, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 75 ही होता है। ठीक है। लेकिन उनकी जो सूची भेजता है वो कौन भेजता है? प्रधानमंत्री भेजता है। दूसरी बात, विभागों का बंटवारा, ये क्या होता है? इसको ध्यान से देखो आप। देखो, उन्होंने क्या कर दिया? मंत्रियों को नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, यानी इन 5 मंत्रियों की लिस्ट प्रधानमंत्री ने क्या की? राष्ट्रपति तक पहुंचा दी। राष्ट्रपति ने साइन किए और ये नियुक्त हो गए। अब आगे 5 तो मंत्री बन गए, लेकिन उन मंत्रियों को विभाग कौन कौन से देने हैं, कार्य कौन कौन से सौंपने हैं, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि किसे शिक्षा मंत्री बनाना है, किसे ऊर्जा मंत्री बनाना है, किसे गृह मंत्री बनाना है, ठीक है, किसे रेलवे मंत्री बनाना है। यानी कहने का मतलब है ये मंत्रियों के जो विभाग सौंपे जाते हैं, किसको कौन सा विभाग देना है, किसको कौन सा कार्य सौंपना है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। ये प्रधानमंत्री पर होता है। देखो, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, जो प्रधानमंत्री ने लिस्ट दी। अब नियुक्ति देने के बाद अब उनको क्या दिया जाता है? विभाग सौंपे जाते हैं, यानी उनको
एक कार्य सौंपा जाता है कि आपको करना क्या है, किस विभाग से संबंधित आपको कार्य करना है। तो ये आगे उसको विभाग देगा। आगे बता देता हूँ आपको, इन विभागों के अंदर वो क्या कर सकता है, फेरबदल भी कर सकता है। फेरबदल भी कर सकता है, इसका मतलब इस विभाग को इसको दे सकता है, इसको, यानी आपस में विभागों को वो बांट सकता है। ऐसा नहीं कि एक विभाग जिसको दे दिया वो 5 साल तक रहेगा, यानी वो एक व्यक्ति को एक से ज्यादा विभाग भी दे सकता है। जैसे ये ऊर्जा मंत्री और शिक्षा मंत्री एक को दे दिया, यानी एक ही मंत्री को एक से ज्यादा विभागों को बांट सकता है। इसी मंत्री से वो इस्तीफा मांग सकता है, ठीक है, या वो किसी विभाग को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, उसको किसी और विभाग को दे, उसको किसी और विभाग का अध्यक्ष या उसको सौंप सकता है वो। यानी कहने का मतलब है इन विभागों से संबंधित जितनी भी शक्ति होती है वो टोटल प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। और कभी भी वो विभाग छीन सकता है उससे, कभी भी मंत्री से वो इस्तीफा मांग सकता है, ठीक है। विभागों में वो फेरबदल भी कर सकता है, एक दूसरे को विभाग बदल सकता है, या एक व्यक्ति के एक मंत्री को ज्यादा विभाग सौंप सकता है, ठीक है। तो ये आती है प्रधानमंत्री के अंदर मंत्रिपरिषद की। देखो हम स्थिति पढ़ रहे हैं, तो पहली स्थिति है मंत्रिपरिषद का निर्माण में सबसे बड़ी स्थिति किसकी है? सर्वोच्च किसका है? प्रधानमंत्री का है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है, ध्यान रखना, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब मैं थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में बता देता हूँ। ध्यान रखना, ये बहुमत दल का नेता होता है, ये सरकार का नेता होता है, ये लोकसभा का नेता होता है, ये मंत्रिपरिषद का नेता होता है। समझ रहे हो बात? यानी ये सबके अंदर आएगा, ये नेता होता है, इसी कारण इसके पास पावर ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आ गई बात। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती है। प्रधानमंत्री जो लिस्ट देता है उसको नियुक्त किया जाता है, और उनके विभागों का बंटवारा होता है वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है जी, मंत्री को नियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है, उसके बाद उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री होता है उनके विभागों का बंटवारा करता है, और उनके नाम की लिस्ट है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। तो मंत्री होते कितने प्रकार के हैं, अपने ये पढ़ना है। देखो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, वैसे तो एक चौथा प्रकार भी चलता है, लेकिन वो चौथा प्रकार वो अलग प्रकार है, हम उसको भी करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इनके पास जो विभाग होते हैं वो उन विभागों के मुखिया होते हैं, ध्यान रखना बात। यानी किसी को जैसे गृह मंत्री बना दिया, कैबिनेट स्तर का है वो, तो उसका वो मुखिया होता है, उससे संबंधित जो भी निर्णय लेना होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, ठीक है। यानी उन विभागों का मुखिया बना देते हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार सौंप देते हैं, यानी वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, अपने विभाग का निर्णय खुद ले सकता है, उसको किसी की सलाह मानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आप ये भी कह सकते हो जो सरकार चलती है, सरकार का जो निर्णय होता है, जो प्रशासन चलता है, वो टोटल इन्हीं से ही चलता है। और इनके अंदर वही मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री को जिनको विश्वास होता है ना जिन पर, उन्हीं मंत्रियों को वो कैबिनेट के अंदर रखता है, ताकि जो उनका निर्णय लिया जाए वो गुप्त रहे, यानी उन पर विश्वास होता है। दूसरे होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, जो राज्य मंत्री होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक तो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें भाग नहीं ले सकते। कैबिनेट की बैठक बिल्कुल ही अलग होती है, छोटी सी, इसको हम किचन कैबिनेट भी बोलते हैं। किचन होता है एक छोटा सा, या 5-10 व्यक्ति होते हैं सिर्फ, ताकि जो निर्णय लिया जाए वो निर्णय एक तो आसानी से लिया जाए, दूसरा वो निर्णय लीक ना हो जाए। इसी कारण ये इनकी बैठक में भाग नहीं ले सकते, इनको अनुमति होती है तभी वो बैठक में भाग ले सकते हैं। और इनको कभी कभी स्वतंत्र प्रभार भी सौंप दिया जाता है। इसके तो फिक्स है, अभी इनको स्वतंत्र प्रभार होता है, मुखिया होते हैं ये, लेकिन इनको कभी कभी सौंप दिया जाता है, ऐसा नहीं परमानेंट होता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है उपमंत्री, ये भी इनकी बैठक में भाग नहीं ले सकते, इनको कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा जाता। हमें छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो जो नई युवा पीढ़ी होती है वो जो राजनीति में आती है, उनको इतना राजनीति का नॉलेज नहीं होता, इसलिए उनको उपमंत्री के रूप में रखा जाता है, ताकि वो राजनीति के बारे में ज्ञान ले सके, और जब उनको नॉलेज होगा तब उनको ऊपर बढ़ाया जाता है।
इनका काम होता है इन दोनों की सहायता करना। अगर आवश्यकता पड़े तो ही उनको बुलाया जाता है, वरना नहीं बुलाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इन तीनों को जो नियुक्त करने की प्रक्रिया करती है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 75 है उसके तहत इनको शपथ दिलाने की काम करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। अब इसके अंदर मैंने कहा था एक चौथा प्रकार भी होता है जिसको बोलते हैं हम संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, इनका मैटर अलग होता है। देखो, इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन संसदीय सचिव को जो नियुक्त करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखना बात, नियुक्त करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। और इनको जो शपथ दिलाता है वो भी प्रधानमंत्री दिलाता है। वैसे ये चौथा प्रकार चल पड़ा है वर्तमान के अंदर, लेकिन इनकी प्रक्रिया और इनकी प्रक्रिया अलग है। इनको तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इनको संसदीय सचिव को नियुक्त प्रधानमंत्री करता है और शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। बिल्कुल नीचे के स्तर के मंत्री होते हैं ये। ठीक है, इनका काम, इनको तभी बुलाया जाता है जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए। जैसे गणपूर्ति पड़ी थी हमने, 1/10 भाग होता है। अगर वैसी स्थिति में गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही, बैठक नहीं चल रही, तब इनको क्या किया जाता है? बैठक में बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के मंत्री होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक टॉपिक और कर लेते हैं। देखो, आगे जो आपका टॉपिक आता है वो आता है मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार। देखो, अपने एक टाइम ले लेते हैं, 2002 ले लिया मैंने बस। इससे पहले की स्थिति पढ़ लेते हैं, इसके बाद की स्थिति पढ़ लेते हैं। इसके पहले क्या होता था? इससे पहले होता था भी जो मंत्री बनाए जाते थे ना, वो परिस्थितियों को देखकर बनाए जाते थे। यानी परिस्थिति अगर ऐसी है, तो जैसे मान लो मिली जुली सरकार बनानी है, कोई अगर राजनीतिक दल उस दल में मिलता है तो वो एक शर्त रखता है भी अगर आप मेरे को मंत्री बनाओगे तभी मैं आपके दल में बहुमत दूंगा या आपके साथ मिलूंगा, समझौता करूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो इसके कारण हमारे जो राजस्व था उसके ऊपर क्या भार पड़ने लगा, यानी मंत्री बहुत ज्यादा हो गए। तो इस स्थिति को रोकने के लिए, उसकी संख्या को रोकने के लिए एक 91वां संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में और 2003 में राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उसको पास किया गया था। अब इस पर यह पाबंदी लगा दी गई भी जो सरकार बनेगी, जो उनके मंत्री होंगे, वो लोकसभा का सदस्य का सिर्फ 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। मैंने कहा था ना, इससे पहले तो परिस्थितियां होती थी उसके अनुसार मंत्रियों की संख्या बढ़ा देते थे, तो मंत्रिमंडल बहुत बड़ा हो जाता था। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता था और हमारे जो राजस्व था उस पर भी भार पड़ने लगा। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और स्पष्ट रूप से संविधान में लिख दिया गया कि लोकसभा का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पढ़ा था लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में वो 545 है, यानी इसका 15%, इसका 15% जो निकालोगे उतने ही मंत्री हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री सहित, यानी प्रधानमंत्री उस 15% के अंदर ही गिना जाएगा। यही बात हमारे विधानसभा में कह दी गई राज्यों में, यानी विधानसभा का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। मुख्य जो हमारे जो सीएम होते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके समेत, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में जो वर्तमान में एमएलए जो है हमारे 200 हैं, इसका मतलब 200 का 15% कितना हुआ? 30। हमारे यहाँ पर राजस्थान में ध्यान रखना 30 से ज्यादा मंत्री नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री समेत। ऐसा नहीं कि 30 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा तो 31 हो जाएगा, नहीं, 30 के अंदर ही मुख्यमंत्री आएगा। यानी ये पाबंद कर दिया गया ना। ये है हमारे मंत्री परिषद का आकार। और आपको बता देता हूँ, एग्जाम में हर बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो मंत्री परिषद का आकार किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, या वर्तमान में कौन सा, कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। तो आप आंसर क्या दोगे? लोकसभा का 15% लगभग आता है, वो 88 के पास आता है, यानी इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, यानी 2002 से पहले तो परिस्थितियां देखी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग मंत्री बना दिए जाते थे, लेकिन 2002 के बाद क्या हो गया, ये पाबंदी कर देगी 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जो प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में पढ़ा, और भी आगे हम प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ेंगे। और मैंने आपको एक बात कही थी
कि जो आपने राष्ट्रपति के कार्य पढ़े थे ना, तो प्रधानमंत्री कार्य पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति वाला काम कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री तो कर रहा है, मंत्री प्रसिद्धि तो करता है। क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 74 के तहत। इसका मतलब जो राष्ट्रपति के आपने कार्य पढ़े हैं वो सारे प्रधानमंत्री के ही है। ठीक है, तो आगे हम प्रधानमंत्री कार्य पढ़ेंगे तो इतने हार्ड नहीं है, राष्ट्रपति वाले हमने पढ़ लिए तो प्रधानमंत्री वाले भी आपको याद है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।